यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। एंड AS11 में हम लोग AS11 कर रहे थे। AS11 हमें क्या बताता है कि जो एक्सचेंज डिफरेंस है, एक्सचेंज डिफरेंस अराइज कैसे होता है सर? एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होता है फॉरेन करेंसी की वजह से। ये एक्सचेंज डिफरेंस का ट्रीटमेंट क्या है? करेक्ट। इसमें मैंने 4 टॉपिक लिखवाया था, याद करो फटाफट से। AS11 मैंने 4 टॉपिक लिखवाया था। पहला था फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। कोई ट्रांजैक्शन अगर फॉरेन करेंसी में होता है तो, जैसे कि परचेजेज हो गए, जैसे कि सेल हो गया, पढ़ा दिया था, सिंपल। दूसरा, फॉरेन करेंसी में लोन ले लिया। इसके भी 3 अलग चीज पढ़ाए थे आपको। शॉर्ट टर्म हुआ तो, लॉन्ग टर्म हुआ तो, लॉन्ग टर्म में बिजनेस पर्पस के लिए लिया तो, और लॉन्ग टर्म में अगर डेप्रिसिएबल एसेट के लिए लिया तो। 2 और टॉपिक लिखवाया था, क्या याद करो? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉरेन ऑपरेशन। याद आ रहा है कुछ? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉरेन ऑपरेशन, ठीक। तो हम स्टार्ट करें आज का थर्ड टॉपिक, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ये पढ़ तो लेते हैं बच्चे, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है एएस का वो बड़ा सिंपल है, कर भी लेते हैं। 99% बच्चे अच्छे से समझते नहीं है, ना हेजिंग ना स्पेकुलेशन, ठीक। थर्ड टॉपिक है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। दो लाइन लिखते हैं इसके बारे में, फिर समझाने की कोशिश करता हूं। पहले मीनिंग। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, इट इज कॉन्ट्रैक्ट टू बाई और सेल। कॉन्ट्रैक्ट है ताकि बाई करने का और सेल करने का। किस चीज का? फॉरेन करेंसी का। ऑफ फॉरेन करेंसी ऑन स्पेसिफाइड डेट, एक स्पेसिफाइड डेट पे। पर्पस क्या है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने का? क्यों बाई सेल करने जाते हैं फॉरेन करेंसी? तो इसका पर्पस हो सकता है हेजिंग, हेजिंग, और दूसरा स्पेकुलेशन। हेजिंग का मतलब होता है रिस्क मैनेजमेंट, करेक्ट। और स्पेकुलेशन का मतलब होता है हमें रिस्क नहीं मैनेज करना, पैसा कमाना है, प्रॉफिट मोटिव, ठीक। ट्रेडिंग और अर्निंग प्रॉफिट। ट्रेडिंग हम करते ही है किसी चीज को प्रॉफिट कमाने के लिए। चलो एक छोटा सा एग्जांपल अब समझते हैं। ये है मिस्टर ए। ध्यान से सुनना, 99% बच्चों को क्यों समझ में नहीं आया होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, हेजिंग क्या है, स्पेकुलेशन क्या है, क्योंकि वो समझने पे ध्यान ही नहीं देते। ये है मिस्टर ए, ध्यान से सुनना। मिस्टर ए ने आज परचेज किया फॉरेन करेंसी में, इंपोर्ट $1,000 का, या चलो $10,000 का ले लेते हैं। आज रेट है 80 का, तो एंट्री क्या पास करोगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। हमें ये एंट्री नहीं पढ़ना, हमें तो
आगे का अब चीज सीखना है। मान लो क्रेडिट पीरियड है 3 महीना। क्रेडिट पीरियड मतलब कितने दिन बाद देना है? 3 मंथ। मेरा ही एग्जांपल ले लो, मैं हूं ए लिमिटेड ठीक, मैंने $10,000 का कोई सामान खरीदा, क्रेडिटर को कब देना है? 3 महीने बाद। अब मुझे ऐसा लगता है कि कल को अगर 3 महीने बाद डॉलर बढ़ के 85 हो गया तो क्या होगा? मुझे तो 85,000 पेमेंट करनी पड़ेगी, और ये हो जाएगा एक्सचेंज डिफरेंस, जो कि मेरे लिए क्या है? लॉस। आज अगर पे करूं तो 80,000 है, वही $10,000 85,000 बोल रहा हूं, 8,50,000 होगा। आज पे करूं तो 8 लाख, वही 3 महीने बाद पे करने जाऊं, क्योंकि डॉलर महंगा हो गया तो मुझे $10,000 पे करने के लिए 10,000 खरीदने जाऊंगा, इस रेट से कर दूंगा, इतना पड़ेगा। ठीक, 50,000 का मुझे लॉस हो गया। अब मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं क्या डॉलर बाई करने का एग्रीमेंट पहले ही कर सकता हूं क्या? मान लो मैं एक बैंक के पास गया, एसबीआई। एसबीआई को बोला कि 3 महीने बाद मुझे डॉलर चाहिए, आप बताओ 3 महीने बाद मुझे डॉलर कितने में सेल करोगे? ठीक, अब एसबीआई ने क्या सोचा कि देखो आज 80 का रेट है, डॉलर को फोरकास्ट करते हैं तो 3 महीने बाद इसका रेट होने वाला है 82 मान लेते हैं। ठीक, तो एसबीआई ने मुझे जो रेट कोट किया कि मैं आपको डॉलर अपना प्रॉफिट वगैरह जोड़ के 82.5 के रेट से उस समय दे दूंगा। अब देखो मैंने क्या किया, पहले ही एसबीआई से डॉलर बाई करने का एग्रीमेंट कर लिया। अब जब 3 महीने बाद मैं एसबीआई से डॉलर बाई करूंगा इस रेट से और क्रेडिटर को दे दूंगा। अब दुनिया में डॉलर कितना भी महंगा हो जाए, चाहे 90 का हो जाए, 100 का हो जाए, 500 का हो जाए, ऐसा होता नहीं है। एक एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? मैंने तो एग्रीमेंट कर लिया ना 82.5 के रेट से। ठीक जब भी हमें रिस्क होता है कि फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन से नुकसान हो सकता है ज्यादा, तो हम एक एग्रीमेंट कर लेते, उससे हम हेज हो जाते हैं। हेज का मतलब रिस्क मैनेज कर लिया। अब किसी भी हाल में मैं 82.5 से महंगा तो नहीं पे करूंगा, क्योंकि 82.5 से मैंने एग्रीमेंट कर लिया है। समझ रहे हो इस बात को? हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर मैंने बाई करने का एग्रीमेंट कर लिया है तो मुझे डरने की जरूरत ही नहीं। अब तो डॉलर कितना भी दाम बढ़े, मुझे कितना देना है? 82.5 के रेट से 8,25,000। ठीक, मैंने ये क्यों किया? क्योंकि मुझे डर था डॉलर बहुत महंगा ना हो जाए, मुझे ज्यादा नुकसान ना हो जाए। अच्छा, एसबीआई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो इनके पास वो पूरी टीम है, मैनेजमेंट है, जो डॉलर को फोरकास्ट करके एक रेट कोट कर सकता है। तो डॉलर की बाई और सेल करने का एग्रीमेंट आप कर सकते हो। ठीक, इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट टू बाई और सेल फॉरेन करेंसी ऑन स्पेसिफाइड डेट। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं मान लीजिए मैं सेल करता हूं फॉरेन में $20,000 का। ठीक, ये आने वाला है 2 मंथ बाद। अब मुझे क्या डर होगा कि आज अगर डॉलर 80 के रेट से है, ठीक, तो 16 लाख हो गए। कल को डॉलर गिर ना जाए, अगर डॉलर में पे करने तो डर होता है बढ़ ना जाए, बढ़ गया तो ज्यादा पे करना पड़ेगा। डॉलर में आने होते तो डर होता है डॉलर का दाम गिर ना जाए। मान लो डॉलर गिर के 70 हो जाता है, तब तो सिर्फ जो आया 20,000 उसे मैं बैंक में ले जाके बेचूंगा तो 14 लाख ही आएंगे। आज के डेट में 80 का रेट था तो 16 लाख का था, पर जब रिसीव हुआ 2 महीने बाद तो रेट गिर गया था तो 14 लाख ही मिले। तो ये लॉस हो गया कि नहीं? तो जब भी डॉलर रिसीवेबल हो तो दाम गिरने से नुकसान। ठीक तो मैं गया, मान लो फिर से एसबीआई के पास, और एक एग्रीमेंट कर ली कि बताओ 2 महीने बाद मेरे पास डॉलर आने वाला है, आप बाई करोगे?
मैं क्या एग्रीमेंट कर रहा हूं? सेल का। मैं बेचूंगा तभी तो वह बाई करेगा। ठीक, तो एसबीआई बोला ठीक है, आप सेल करना, मैं बाई कर लूंगा। मैंने पूछा क्या रेट दोगे? एसबीआई ने मान लो मुझे रेट दिया, फॉर एग्जाम्पल इसी केस में मान लो मुझे लग रहा है 70 ना डॉलर गिर जाएगा, एसबीआई ने रेट कोट किया 78। अब मैं खुश, क्योंकि मैं तो सोचूंगा डॉलर कितना भी गिरे मुझे डर नहीं है। क्यों? मैं तो 78 के रेट से बेच दूंगा ना एसबीआई को। ठीक है। अब 20,000 इंटू 78, 50,60,000, इतने में मेरा डॉलर बिक जाएगा, ये फिक्स है। तो यहां पे भी मुझे गिरने से नुकसान हो रहा था, जिसको मैं हेज कर लिया। ठीक, जब भी डॉलर में पे करने हो, यानी कि फॉरेन करेंसी में पेएबल हो, या फिर डॉलर में रिसीव करने हो, फॉरेन करेंसी रिसीवेबल, और हमें लग रहा है कि डॉलर की फ्लक्चुएशन से हमें नुकसान ना हो जाए ज्यादा, तो हम उसको हेज कर सकते हैं, अभी एग्रीमेंट करके फिक्स कर सकते हैं। एक बार एग्रीमेंट हो गई, दुनिया में जो रेट हो मुझे तो डरने की जरूरत नहीं, मजे से अपना बिजनेस करूंगा, क्योंकि मैं उस रेट से खरीद सकता हूं। ठीक, तो डॉलर बाई सेल करने का दो ही पर्पस होते हैं एग्रीमेंट करने का। पहला, हेजिंग। ठीक, तो हम उठाते हैं टॉपिक हेजिंग को। हेजिंग, हेजिंग का मतलब होता है रिस्क मैनेज करने के लिए कर रहा हूं, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक, अगर मान लो, ध्यान से देखना, फॉरेन करेंसी पेएबल है, मुझे विदेश में पैसा देना था क्रेडिटर को, तो मैं क्या किया, मुझे डर था ना कि बहुत महंगा ना हो जाए, एसबीआई से पहले ही बाई करने का एग्रीमेंट कर लिया कि भाई मुझे 3 महीने बाद पैसा चाहिए, देना है अपने क्रेडिटर को, बताओ कितने में दोगे। दिस इज एग्रीमेंट टू बाई। तो फॉरेन करेंसी जब पेबल होता है तो हमें डॉलर चाहिए पे करने के लिए, तो हम बाई करने का एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट टू बाई, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाई करना। क्या बोलते हैं? बाइंग फॉरवर्ड। सिमिलरली दूसरा एग्जांपल, मान लो मैंने सेल किया है, तो फॉरेन करेंसी रिसीवेबल हो सकते हैं, डेटर से पैसे आने हैं। ठीक, अब डेटर से पैसे आने हैं, तो मुझे क्या डर हो सकता है कि भाई साहब दाम कल को फॉरेन करेंसी का गिर जाए तो मुझे नुकसान ना हो। तो मैं जाके एग्रीमेंट कर सकता हूँ कि बताओ 2 महीने बाद मुझे पैसे आने हैं डॉलर में, आपको सेल करूंगा, कितने में खरीदोगे? ठीक, एग्रीमेंट टू सेल करेंगे, बेचने का एग्रीमेंट करेंगे, मिलेगा तो उसे बेचूंगा ना बैंक को। ठीक, इसको बोलते हैं, अभी एग्रीमेंट कर रहे हैं ना, फॉरवर्ड सेल करना, फॉरवर्ड सेलिंग। ठीक है, कर क्यों रहे? रिस्क को मैनेज करने के लिए। मेरे केस में बताओ, क्रेडिटर को देना था, पहले ही एग्रीमेंट कर लिया, अब दुनिया में कितना भी डॉलर महंगा हो जाए मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं बैंक से उतने में बाई कर लूंगा। ठीक, मेरा रिस्क मैनेज हो गया, हेज हो गया। समझ में आया आपको? हेजिंग का पर्पस, हेजिंग का पर्पस मीन्स जब भी हमें डॉलर में रिसीवेबल या पेएबल हो, तो हम फॉरवर्ड बाई या सेल कर देते हैं। ठीक, पेएबल है तो फॉरवर्ड को बाई करते हैं, रिसीवेबल हो तो फॉरवर्ड को सेल करते हैं। समझ में आया क्या आप लोगों को? अब हेजिंग आप लोगों को समझ में आ गया, अब आते हैं जरा ट्रीटमेंट पे। AS11 ट्रीटमेंट क्या बोलता है? आपके क्वेश्चन में सिर्फ फॉरवर्ड बाई करने का क्वेश्चन अभी तक पूछा हुआ है। ठीक, पर सेल भी करते हैं फॉरवर्ड। जब हमें विदेश में पेमेंट देना हो तो बाई करने का एग्रीमेंट करेंगे कि भाई मुझे डॉलर चाहिए। जब विदेश से आने हो फॉरेन करेंसी रिसीवेबल, तो सेल करने का एग्रीमेंट करते हैं कि मेरे पास आने वाला है, बता कितने में खरीदेगा। ठीक, चलो ट्रीटमेंट में कहता है यस, फॉरवर्ड रेट लेस स्पॉट रेट। ठीक, तो ये आता है प्रीमियम या फिर डिस्काउंट।
अगर हम बाई कर रहे हैं तो बाई करते टाइम प्रीमियम जो पे करते हैं वो लॉस है, और डिस्काउंट में बाई कर लिया तो वो गेन है। सिंपल सी बात। जो भी गेन और लॉस प्रीमियम और डिस्काउंट आएगा, ये उस कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम डिस्काउंट है। इसको क्या करेंगे, प्रीमियम और डिस्काउंट shall be amortized over period of contract। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आया क्या? स्पॉट रेट क्या होता है, अब जरा देखना एग्जाम्पल। मान लो मैं यहां पे खड़ा हूं, यहां पे एक मेरे पास आज मैंने परचेज किया है और मुझे $10,000 पे करना है। ठीक, 3 महीने बाद पे करना है। तो 3 महीने बाद का मैं क्या करूंगा, मुझे 3 महीने बाद डॉलर चाहिए ना, फॉरवर्ड बाई करूंगा। क्या करूंगा, फॉरवर्ड बाई करूंगा। जिस रेट पे हम बाई करते हैं, जिस रेट को हम फिक्स करते हैं कि उस रेट पे मुझे मिल जाएगा डॉलर, वो है फॉरवर्ड रेट। आज जो डॉलर का रेट होता है कि आज मार्केट में डॉलर कितने बिक रहा है, वो है स्पॉट रेट। स्पॉट रेट मतलब एक्चुअल रेट एट प्रेजेंट, अभी क्या एक्चुअल रेट चल रहा है डॉलर का। फॉरवर्ड रेट मतलब जिस रेट पे मैंने बाई करने का एग्रीमेंट किया है। ठीक है, समझ में आया? मान लो मैंने अभी डॉलर का रेट चल रहा है 48, अब फॉरवर्ड कॉन्टैक्ट किया है कि 3 महीने बाद बाई करूंगा 49 के रेट से, 49.5 के रेट से। ठीक, तो बताओ फॉरवर्ड रेट कितना है, 49.5। स्पॉट रेट कितना है, 48। 48 का रेट है, 49.5 पे बाई करने का एग्रीमेंट किया है। प्रीमियम कितना है, 1.5। $1 पे इतना महंगा खरीद रहे हैं ना, हमें तो कितना डॉलर का कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, 10,000। मुझे $10,000 चाहिए टोटल प्रीमियम। 10,000 इंटू 1.5, ये रहा। समझ में आए? और इसको एमोटाइज करेंगे कब तक, देखना, शैल बी एमोटाइज ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्टैक्ट, इस 3 महीने में। अगर बीच में बैलेंस शीट डेट आ जाता है तो मान लो 2 महीना इधर है, 1 मंथ इधर, तो 3 महीने में बांटेंगे। 2 महीने का कितना आएगा, 10,000, और 1 महीने का कितना आएगा, 5,000। कैसे, 15,000 डिवाइड बाई 3 into 2, तो इधर 10,000 आए, ये इस साल के पीएल में जाएगा। क्योंकि हमने प्रीमियम में खरीदा है तो ये डेबिट होगा, लॉस है अपने लिए। ठीक, बाई करते टाइम प्रीमियम क्या होता है, लॉस, और ये अगले साल के पीएल पीएल में जाएगा। सिंपल। चलो एक क्वेश्चन कराता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। ये तो बस ऐसे इलस्ट्रेशन समझा रहा था। अभी तक मैंने क्या पढ़ाया? सर फॉरेन करेंसी बाई या सेल करने को एग्रीमेंट को बोलते हैं फॉरवर्ड। एक पर्पस हो सकता है हेजिंग। हेजिंग मतलब रिस्क मैनेजमेंट। मुझे बाहर फॉरेन करेंसी पे करना है तो बाई करने का एग्रीमेंट करूंगा, फॉरेन करेंसी मिलना है तो सेल करने का एग्रीमेंट करूंगा। एग्रीमेंट करने से अमाउंट फिक्स हो जाता है, यानी कि उससे ज्यादा मुझे कभी रिसीव या पे नहीं होगा। ठीक। पे करने के केस में उससे ज्यादा पे नहीं करना, रिस्क हेज हो गया, मैक्सिमम अमाउंट है। एंड रिसीव करने के केस में हम कैसे सोचते हैं कि उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम डॉलर कितना भी गिर जाए उससे कम मुझे नहीं मिलेगा, यानी कि रिस्क मैनेज हो गया कि नहीं। ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, फॉरवर्ड रेट, जिस रेट पे एग्रीमेंट किया है बाई सेल का, वो माइनस स्पॉट रेट, ये होता है प्रीमियम डिस्काउंट। ठीक है, बाई कर रहे हैं तो प्रीमियम पे बाई करना लॉस है, डिस्काउंट पे बाई करना गेन है। वही फॉरवर्ड सेल करते हैं, ठीक, तो प्रीमियम हमारे लिए गेन है
और डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है। सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखो। रॉ लिमिटेड परचेज अ प्लांट $1 लाख ऑन 1 फरवरी को हमने क्या किया, एक प्लांट परचेज किया $1 लाख का, यानी कि हमें $1 लाख देने हैं। पेएबल आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने बाद पे करना है ये $1 लाख। ठीक, मुझे विदेश से मैंने प्लांट परचेज किया $1 लाख का, जो 3 महीने बाद मुझे $1 लाख देना पड़ेगा। करेक्ट। अब ये बाई करने का एग्रीमेंट कर लूंगा मैं बैंक से कि भाई 3 महीने बाद मुझे $1 लाख चाहिए, बताओ कितने में दोगे। फॉरवर्ड बाई करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉरवर्ड बाई करना पड़ेगा। याद करो मैंने क्या पढ़ा था, डॉलर अगर पेएबल है तो फॉरवर्ड बाई करते हैं। ठीक, अच्छा, कंपनी इंटर इनटू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर 3 मंथ एट द रेट 49.15। एक्सचेंज रेट ऑन एक फैब का जो रेट है आज की डेट में उसको स्पॉट रेट बोलते हैं 48.85। अच्छा, किस रेट पे मैंने बाई करने का एग्रीमेंट किया, ये फॉरवर्ड रेट है, तो फॉरवर्ड रेट भी दे रखा है सर 49.15। फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट, प्रीमियम या डिस्काउंट आता है, पॉजिटिव है फॉरवर्ड ज्यादा है तो प्रीमियम। ठीक, चलो पूछा क्या है, हाउ यू विल यू रिकॉग्नाइज दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन द बुक। पता है 3 महीने बाद यानी कि फरवरी मार्च अप्रैल, 30 अप्रैल को पेमेंट करना है। पता है बीच में 31 मार्च भी आएगा, और हमें तो जो भी गेन लॉस होगा ओवर द पीरियड रिकॉग्नाइज करना होता है। तो इतने मंथ का गेन यहाँ और इतने मंथ का गेन यहाँ, लॉस है तो इतने मंथ का लॉस यहाँ, इतने मंथ का लॉस यहाँ। सिंपल। चलो देखो, फॉरवर्ड रेट कितना है 49.15, करेक्ट। स्पॉट रेट 48.85। प्रीमियम बताना, और प्रीमियम हमारे लिए क्या है, लॉस है। कोई चीज खरीदने गए हो, महंगे में खरीद रहे हो तो नुकसान है भाई, सिंपल, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है। कोई चीज खरीदने गए सस्ते में खरीद लिया तो गेन है। ठीक, तो टोटल प्रीमियम सर ये तो $1 पे है 0.3, हमें तो $1 लाख खरीदना है, तो उस पे 30,000 होगा। इसको करते हैं ओमोटाइज ओवर द पीरियड, एमोटाइज करते हैं ओवर द पीरियड, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखना कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने का है, 1 फैब से लेके फैब मार्च अप्रैल, बीच में 31 दिन आएगा। 2 मंथ इधर आ रहा है, 1 मंथ सर इधर आ रहा है, ये टोटल लॉस को 3 मंथ में बांटने हैं। बताओ इधर कितना लॉस आएगा, लॉस टू बी रिकॉग्नाइज किस साल में, लॉस टू बी रिकॉग्नाइज ईयर दिया है X1 फॉर ईयर या फॉर पीरियड एंडिंग लिख सकते हो। चलो यही लिख दो फॉर ईयर। सर टोटल 30,000 है, डिवाइड बाई 3, 3 महीने में बांटेंगे तो पर मंथ आ गया, इनटू इधर 2 मंथ है, 20,000 लॉस है, पीएल में डेबिट होगा। ठीक, दूसरा लॉस टू बी रिकॉग्नाइज नेक्स्ट ईयर, लॉस टू बी रिकॉग्नाइज नेक्स्ट ईयर। अगले साल कितना लॉस रिकॉग्नाइज करेंगे, सर ये जो है 1 महीने का लॉस 10,000 वो नेक्स्ट ईयर रिकॉग्नाइज करेंगे, सिंपल।
टोटल निकाल लेंगे, प्रॉफिट लॉस ओवर द पीरियड बांट देंगे, बीच में बैलेंस शीट है तो उससे पहले का लॉस इस पीरियड में, उससे आगे का लॉस अगले पीरियड में, और कौन सी बड़ी बात है। चलो, आई थिंक इतना ही पूछा था, ठीक, इन्होंने भी करके बता दिया। नेक्स्ट सेकेंड है, मैंने दो पर्पस बताया था, सेकेंड है स्पेकुलेशन। सेकेंड पर्पस है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है, अब हम डॉलर और बाई बाई सेल कर तो रहे डॉलर का, क्यों? फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ट्रेडिंग हमारा काम है, बाई सेल करना काम है, सस्ते में डॉलर खरीदते हैं, महंगे में बेचते हैं, ठीक। ट्रेडिंग या फिर अर्निंग प्रॉफिट पर्पस होना चाहिए। चलो एग्जाम्पल पे आओ, स्पेकुलेशन की एग्जाम्पल देखो। ये है मिस्टर बी, ठीक। ये क्या करता है? ट्रेडिंग करता है डॉलर का, ट्रेडिंग इन डॉलर। ध्यान से सुनना, मिस्टर बी को लगता है आज जो डॉलर का रेट है वो है 48 का, या इतना रेट ना लो, थोड़ा रियलिस्टिक लेते हैं, $1 इज इक्वल टू 80, ठीक। ध्यान से सुनना, $1 इज इक्वल टू 80, और मिस्टर बी को लगता है 2 महीने बाद ना, आफ्टर 2 मंथ डॉलर बढ़ने वाला है, $1 इज इक्वल टू 85 होने वाला है। तो मिस्टर बी यहाँ क्या करेगा? मजे की बात है सर, डॉलर खरीद लेगा और बेच देगा 2 महीने बाद। आज डॉलर खरीदने जाए, मान लो $1000 इसने खरीद लिया, ठीक, तो 80,000 का डॉलर खरीदा, 2 महीने बाद 85,000 का सेल हो जाएगा, ये इसका बाई, ये इसका सेल, और ये कमा लिया प्रॉफिट 5,000। पर आपने एक चीज नोटिस करी, मिस्टर बी को इसके लिए इतना चाहिए कैश आज की डेट में, डॉलर खरीदना है तो पैसे भी तो चाहिए। क्या सर कोई ऐसा जुगाड़ है कि बिना पैसे का भी मिस्टर बी ट्रेडिंग कर ले? बिल्कुल है। कैसे? मिस्टर बी एग्रीमेंट कर सकता है। मान लो मिस्टर बी को लग रहा है ना डॉलर महंगा होगा, मिस्टर बी गया बैंक के पास, HDFC, बोला मुझे 2 मंथ बाद डॉलर बाई करना है। क्या? फॉरवर्ड बाई करना है। जब भी आपको ये हो कि डॉलर महंगा होने वाला है तो आप बाई ही करोगे ना, बेचोगे महंगे में, तो बाई करने का एग्रीमेंट करोगे। बताओ कितने में दोगे? HDFC बैंक को लग रहा है आज डॉलर 80 का है, 2 महीने बाद 82 के आसपास होगा, उन्होंने बोला 82, मिस्टर बी विल बी हैप्पी। क्यों? मिस्टर बी को तो एग्रीमेंट करना है बस, बाई तो करना नहीं। तो मिस्टर बी क्या सोचेगा, आज एग्रीमेंट कर लेता हूं, 2 महीने बाद पता है क्या होगा? HDFC बैंक मुझे डॉलर बेचेगा 82 में, ठीक, और मैं मार्केट में बेच सकता हूं 85 के रेट से। मेरे पास तो आज पैसे थे नहीं ना डॉलर बाई करने का, तो मैंने फॉरवर्ड बाई कर लिया। अब देखना 2 महीने बाद क्या होगा। 2 महीने बाद मैं मजे से बोलूंगा HDFC बैंक को कि आपसे मुझे 82 में बाई करना है, ठीक, आज डॉलर का रेट 85 चल रहा है, 85 आपसे बाई करूंगा, फिर 82 के रेट से बाई करूंगा और 85 के रेट से बेच दूंगा। तो एक काम करो ना, ये डॉलर आप ही रखो, मार्जिन जो 3000 मेरा प्रॉफिट है वही दे दो। 82 के रेट से मान लो आप ही से बाई कर रहा हूं, ठीक, क्योंकि एग्रीमेंट था, और मार्केट में आज रेट चल रहा है 85 का, तो आप ही को अगर ये डॉलर बेचना हो तो आप 85 में खरीदोगे मेरे से। क्यों? क्योंकि डॉलर तो महंगा हो गया है ना। तो होता क्या है उस केस में, फॉरवर्ड बाई किया था 82 का, और उस समय फॉरवर्ड का रेट कितना है? 85 का रेट हो गया है डॉलर का 85। ये जो 3000 है ये मिस्टर बी के लिए प्रॉफिट, 3000 कैसे? 3 रुपीज इंटू 1000,
समझ रहे हो कि नहीं? तो यानी कि सर अगर हमें लगता है, मान लो मैं एक ऐसा इंसान हूं जो डॉलर बाई सेल करके प्रॉफिट कमाता हूं, मुझे लगता है प्राइस अगर ऊपर जाने वाला है डॉलर का तो पता है मैं फॉरवर्ड बाई करूंगा, और मुझे लगता है प्राइस अगर नीचे जाने वाला है डॉलर का तो मैं फॉरवर्ड सेल करूंगा। ठीक। प्रॉफिट लॉस कैसे कमा रहा है? प्रॉफिट लॉस सिंपल सर, मान लो मैंने फॉरवर्ड बाई किया था, करेक्ट। एक एग्जांपल लेते हैं, पहला केस, फर्स्ट केस फॉरवर्ड बाई किया था, तो यहां बाई प्राइस था, मान लो बाई किया था 82 पे, सेल किया 85 पे, तो ये जो डिफरेंस है यही तो प्रॉफिट लॉस है। ठीक, समझ में आया क्या? फॉरवर्ड प्राइस आफ्टर 2 मंथ माइनस फॉरवर्ड प्राइस टुडे इज द प्रॉफिट लॉस। सिंपल, ये रिकॉग्नाइज कर लेंगे पीएल में प्रॉफिट लॉस के रूप में, यही तो मेरी कमाई है। ठीक, यहाँ पे नोट्स लिखा हुआ है, बड़ी प्यारी, टिक करा देता हूं। चलो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही शॉर्टकट लिख दिया है मैंने, एक काम करता हूं मैं फिर से नोट्स लिखा देता हूं। स्पेकुलेशन, एक स्पेकुलेटर के लिए पता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बाई कब करता है वो, और सेल कब करता है? बताओ फटाफट से। सर बाई का कॉन्ट्रैक्ट करेगा जब उसे लगेगा डॉलर इंक्रीज होने वाला है। ठीक, जब उसे लगेगा फॉरेन करेंसी, या सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं, मैंने डॉलर का एग्जांपल लिया था, डॉलर इंक्रीज होने वाला है। सेल कब करेगा? जब उसे लगेगा डॉलर का दाम गिरने वाला है। ठीक है। अगर फॉरवर्ड बाई किया है, ठीक, प्राइस बढ़ जाए, आज 82 में बाई किया है, कल को 85 हो जाए, कोई चीज आपने 82 के रेट से बाई किया है, कल को 85 के रेट का हो जाए, तो आपके लिए क्या हो गया? गेन। अच्छा, प्राइस कल को गिर जाए फ्यूचर में, आज 82 के रेट से बाई किया, एग्रीमेंट कर लिया 82 के रेट से बाई करूंगा, कल को 70 का हो जाए, आपको नुकसान होगा। आप 82 में बाई करोगे, मार्केट में बेचोगे 70 के रेट से, लॉस होगा। सिमिलरली अगर फॉरवर्ड सेल किया है, सेल किया है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड सेल करने का मतलब एग्रीमेंट टू सेल, प्राइस बढ़ जाए, ब्लैक पेन, प्राइस बढ़ जाए, तो अब लॉस होगा। कैसे? मान लो मैंने एसबीआई से एग्रीमेंट कर लिया 85 के रेट में सेल करने का डॉलर, ठीक, एग्रीमेंट टू सेल इज अ फॉरवर्ड सेल। सेल करने का मतलब क्या? एग्रीमेंट टू सेल, करेक्ट। कल को प्राइस बढ़ के 90 हो जाता है डॉलर का, 2 महीने बाद, 2 महीने का एग्रीमेंट है, तो पता है मैं 90 के रेट से मार्केट से डॉलर खरीदूंगा और एसबीआई को बेचूंगा 85 के रेट से, क्योंकि मैंने तो बेचने का एग्रीमेंट किया है। तो यहाँ पे मुझे नुकसान हो रहा है कि नहीं? यही अगर दाम घट गया होता, मान लो मार्केट में 80 का रेट होता, तो मेरे लिए तो बढ़िया है, एग्रीमेंट कर रखा है 85 के रेट से सेल करने का, मार्केट से 80 के रेट से खरीदूंगा, 85 के रेट से दे दूंगा। तो यानी कि जब हम सेल का एग्रीमेंट करते हैं तो प्राइस गिरने से हमें प्रॉफिट होता है। ठीक, बाई का जस्ट उल्टा है बच्चे सेल।
बाई में देखना प्राइस बढ़ा अगर अंत में तो प्रॉफिट, गिरा है तो लॉस। समझ रहे हो? अब प्रॉफिट लॉस निकालते कैसे, तो एएस बड़ा क्लियर है ट्रीटमेंट पे। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट shall be recognized on PL। PL में भेज देंगे। अब एग्जाम्पल देखो, बतेड एग्जाम्पल करवाता हूं। केस 1, फॉरवर्ड बाई किया, ठीक है, किस रेट से? फॉरवर्ड हमने बाई किया, यानी कि बाई करने का एग्रीमेंट किया, $1 इज इक्वल टू 85, ठीक। आफ्टर 2 मंथ प्राइस क्या हो गया फॉरवर्ड का? $1 इज इक्वल टू 90। बताओ गेन होगा कि लॉस? बड़ी सिंपल है सर, बाई किया है, दाम बढ़ता है तो गेन होगा। सिंपली आपने लिखा दिया है फॉरवर्ड बाई किया है, अगर प्राइस बढ़ा तो गेन होगा। ऐसे भी हम समझ सकते हैं। मान लीजिए सर मैंने बाई करने का एग्रीमेंट किया 85 का 2 महीने बाद। अब 2 महीने बाद मार्केट में 90 प्राइस है, तो मैं क्या करूंगा? 85 में बाई करूंगा, मार्केट में 90 में सेल कर दूंगा, हो गया प्रॉफिट, ठीक। तो ये प्रॉफिट होगा कितना? अच्छा, डॉलर भी ले लेते हैं, $1000। प्रॉफिट होगा कितना? 90 माइनस 85, 5 इंटू 1000, 5000। केस 2, मान लो आफ्टर 2 मंथ $1 इज इक्वल टू 78 हो गया। मैंने क्या बोला? अगर दाम गिर जाता है, आज मैंने फॉरवर्ड बाई किया 85 का, दाम कम हो गया, बताओ बाई के केस में अगर दाम कम हो जाए, कोई चीज आपने खरीदी और दाम उसका कम हो जाए तो लॉस होगा। ऐसे भी समझ सकते, ऐसे भी समझ सकते। मान लो मैंने बाई करने का एग्रीमेंट किया 85 का, अब मार्केट में उस समय प्राइस चल रहा है 78 का। अब 2 महीने बाद होगा क्या? मैं बैंक से बाई करूंगा 85 के रेट से और अपने पास रखूंगा थोड़ी ना, खरीद बेच करना मेरा काम है। जब मार्केट में बेचूंगा तो 78 के रेट पे बिकेगा, तो लॉस हो गया कि नहीं? लॉस बताओ सर। 85 माइनस 78, ये जो डिफरेंस है, इंटू $1000, 7000। यानी कि अगर फॉरवर्ड बाई का केस है, ठीक, दाम बढ़ता है फ्यूचर में तो प्रॉफिट होगा, दाम गिरा है तो लॉस होगा, सिंपल सी बात है। केस 3 देखना, मान लो फॉरवर्ड सेल करते हैं। अब सेल का केस आज तक नहीं आया है, ठीक, सीए इंटर लेवल पे $1000, ठीक है, रेट $1 इज इक्वल टू 80। आफ्टर 2 मंथ जो प्राइस हो गया उस फॉरवर्ड का $1 इज इक्वल टू 85। बताओ मैंने सेल का एग्रीमेंट किया है और कोई चीज बेचोगे, ठीक, सेल का एग्रीमेंट किया है, अब प्राइस बढ़ गया तो मैंने क्या बोला? लॉस होगा। देखना यहाँ पे लिखवा रखा है फॉरवर्ड अगर सेल किया प्राइस बढ़ गया तो नुकसान होगा। कैसे? समझने की कोशिश करो, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने किसी से एग्रीमेंट किया कि 2 महीने बाद आपको 80 के रेट से डॉलर बेचूंगा, इसी को फॉरवर्ड सेल करना। फॉरवर्ड सेल मतलब क्या? एग्रीमेंट टू सेल ऑन अ फ्यूचर डेट। 2 महीने बाद 80 के रेट से बेचूंगा, 2 महीना हो गया, अब वो डेट आया, मार्केट में बिक रहा है 85 के रेट से डॉलर। अब मैं क्या करूंगा? मार्केट से 85 के रेट से मुझे खरीदना पड़ेगा और उस इंसान को 80 के रेट पे बेचना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो बेचने का एग्रीमेंट कर रखा है, ठीक। चलो, तो मुझे हो जाएगा लॉस कितना? 85 माइनस 80 इंटू $1000, 5000। केस 4 लेते हैं, सिम फॉरवर्ड सेल का केस है, फॉरवर्ड सेलिंग का ही केस है, सेम $1000, $1 इज इक्वल टू 85 के रेट पे, करेक्ट।
आफ्टर 2 मंथ पता है रेट क्या हो गया, $1 इज इक्वल टू 72। अब बताना, अगर सेल का एग्रीमेंट है, प्राइस गिरा तो प्रॉफिट यहाँ लिखवा रखा है, ये रहा। कैसे? मैंने किसी से एग्रीमेंट किया कि भाई 2 महीने बाद आपको मैं डॉलर बेचूंगा 80 के रेट से। 2 महीने बाद डॉलर बिक रहा है मार्केट में 72, मेरे तो बल्ले बल्ले। मार्केट से खरीदूंगा 72 के रेट से, उसे बेच दूंगा 80 के रेट पे। वो क्यों खरीदेगा मेरे से 80 के रेट पे? आज ही मेरे से एग्रीमेंट कर रहा है ना। हम फॉरवर्ड सेल का एग्रीमेंट कर रहे हैं। फॉरवर्ड सेल का एग्रीमेंट करने का मतलब एग्रीमेंट टू सेल, 2 महीने बाद उस रेट पे बेचूंगा, ये एग्रीमेंट किया था। ठीक, तो मुझे हो गया प्रॉफिट कितना, 80 माइनस 72 इंटू 1000। अब समझ में आया ये क्या लिखवा रखा है? स्पेकुलेटर यानी कि जो ट्रेडिंग करता है, खरीद बेच करता है फॉरवर्ड का, पता है वो प्रॉफिट मोटिव से करता है, उसको हेजिंग नहीं करना, उसको तो पैसे कमाने हैं। एक था वो बिजनेसमैन जो हेज कर रहा था, उसके लिए अलग थी ट्रीटमेंट। उसके लिए था प्रीमियम और डिस्काउंट जो होगा राइट अप करेंगे, एमोटाइज करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए क्या है, वो बेचने पे जो भी गेन और लॉस उसको हो रहा है वो पीएल में भेजेंगे। कैसे पता चलेगा गेन लॉस? अगर फॉरवर्ड बाई किया है, दाम बढ़ते प्रॉफिट, गिरते लॉस। बाई करने का मतलब है आज कोई चीज बाई कर लिया, मान लो एग्जाम्पल के रूप में समझो, रियल में वैसे होता है जैसे पढ़ाते टाइम समझा रहा हूं। ठीक, वैसे ही सेल करने का एग्रीमेंट यानी कि भविष्य में बेचने का एग्रीमेंट किया है। सेल का एग्रीमेंट किया, दाम गिरेगा प्रॉफिट, दाम बढ़ गया लॉस। तो कहने का मतलब जो स्पेकुलेटर होते हैं ना, वो क्या करते हैं, प्राइस को फोरकास्ट करते हैं, आगे दाम गिरेगा कि बढ़ेगा। अगर उन्हें लगता है दाम बढ़ने वाला है, ठीक, तो मैं क्या करूंगा, फॉरवर्ड बाई। अगर मुझे लगे कि डॉलर का दाम फ्यूचर में गिरने वाला है, तो मैं फॉरवर्ड को कर दूंगा सेल। ठीक, सिंपल। 4 एग्जाम्पल दिया, इसको देखना बार बार, ऑटोमेटिकली दिमाग में छप जाएगा। अब इसमें एक और कंसेप्ट आता है, वैल्यूएशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। वैल्यूएशन ऑफ स्पेकुलेटिव फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। यस कहता है, अगर बीच में बैलेंस शीट डेट आ गया, मान लो आपने बाई किया, 2 महीने बाद सेल करना है, बीच ही में बैलेंस शीट डेट आ गया, तो बैलेंस शीट डेट को वो जो स्पेकुलेटिव फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो स्पेकुलेटिव पर्पज से लिया है, उसको मार्क टू मार्केट करना पड़ेगा, यानी कि उस दिन जो मार्केट प्राइस होगी उस पर वैल्यू करनी पड़ेगी। ठीक है, इफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज इंटर्ड for speculative purpose, on balance sheet date it shall be mark to market। एग्जाम्पल, जरा नेट ऑफ करने दो। एग्जाम्पल, मान लो 1 जनवरी को मैंने बाई किया फॉरवर्ड, बाई किया, ठीक, $1000, और रेट क्या था, $1 इज इक्वल टू 80। ठीक है, 30 अप्रैल को मैंने फॉरवर्ड जो कॉन्ट्रैक्ट बाई किया था सेटल कर लिया। ठीक, तो ये सेटलमेंट वाले दिन जो भी बाइंग रेट, अब मान लो ये डॉलर का रेट हो गया 83, तो हमने क्या पढ़ा, जो भी गेन लॉस है, यानी कि 80 माइनस 83 इंटू 1000 कितना आएगा? सर 3000 गेन हुआ कि लॉस? सर प्राइस बढ़ा है, अगर हम फॉरवर्ड बाई करते हैं और प्राइस बढ़ जाए तो गेन होता है। कैसे? मान लो 3 महीने बाद मैंने 80 के रेट से बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीने बाद। ठीक,
उस दिन 83 का रेट हो, तो पता है होगा क्या? इस दिन जब मैं पहुंचूंगा, मैंने तो बाई का कॉन्टैक्ट कर रखा है 80 का, बैंक के पास जाऊंगा, बोलूंगा भैया 80 के रेट से दे दीजिए मुझे $1000 मेरा। दे दिया बैंक, और मैं क्या करूंगा, उसको सेल कर दूंगा मार्केट में। किस रेट से? 83 के। हो गया ना 3000 का प्रॉफिट। ठीक है। लेकिन बीच में आ जाता है एक बैलेंस शीट डेट 31 मार्च को, और 31 मार्च को एएस कहता है मार्क टू मार्केट। यानी कि वैल्यू एट मार्केट वैल्यू, उस दिन जो मार्केट वैल्यू होगा उस पे वैल्यू करना है। मान लो ये रेट है $1 इज इक्वल टू 78 था उस समय। तो होगा क्या, इस पे वैल्यू जब करोगे फॉरवर्ड को, तो गेन और लॉस क्या होगा? 80 का था, दाम घट गया, फॉरवर्ड बाई किया था, दाम घट गया, लॉस हो गया। कितना? $2 इंटू 1000, 2000। अब इस रेट पे दिखेगा हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, और ये हो गया लॉस। इसके पीएल में रिकॉग्नाइज करेंगे, रिकॉग्नाइज इन पीएल। ठीक। अब बताओ, जब सेटलमेंट हो रहा है तो अब इस रेट से देखोगे, क्यों? क्योंकि हमने तो सर इस रेट पे वैल्यू कर दिया फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को। 78 का कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, 83 रेट हो जाए, बताना जरा फटाफट से। सर 78 का बाई का कॉन्ट्रैक्ट हो रखा हो, मान लो 83 रेट हो गया, फॉरवर्ड बाई है, दाम बढ़ता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हो गया मुझे कितना? ₹5 इंटू $1000, 5000। ये क्या करेंगे अगले साल के पीएल में? रिकॉग्नाइज इन नेक्स्ट ईयर पीएल। अरे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आया क्या? ठीक। तो ये हो गया, कुछ ऐसा बना स्टेप नंबर 1। जब बैलेंस शीट डेट आता है अगर, तो हम क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू लेस फॉरवर्ड रेट ऑन डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। ये जो प्रॉफिट लॉस होगा, ये जो प्रॉफिट लॉस है, बताओ, हमने किया था ना मार्केट वैल्यू, ये माइनस फॉरवर्ड रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, क्या किया था? जो भी है प्रॉफिट या लॉस, रिकॉग्नाइज इन पीएल। ठीक। स्टेप नंबर 2, ऑन सेटलमेंट। जब हम सेटलमेंट कर रहे हैं तो बड़ी सिंपल है सर, फॉरवर्ड रेट जो सेटलमेंट का डेट का है उससे क्या घटाएंगे? ये नहीं, ये घटाएंगे, क्योंकि हमने इस पे वैल्यू कर रखा है। फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट ऑन सेटलमेंट डेट माइनस मार्केट वैल्यू ऑन बैलेंस शीट डेट। ये जो प्रॉफिट लॉस होगा, प्रॉफिट या लॉस, ये रिकॉग्नाइज करेंगे नेक्स्ट ईयर में, रिकॉग्नाइज इन पीएल ऑफ नेक्स्ट ईयर। और क्या, इसमें बड़ी सिंपल है, बाई किया जिस दिन का फॉरवर्ड रेट, सेटल हो रहा है उस दिन का फॉरवर्ड रेट, दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट लॉस होता है। बैलेंस शीट डेट आ गया तो मार्केट वैल्यू पे वैल्यू करेंगे, जो प्रॉफिट लॉस होगा वो पीएल में। अब आगे सेटल होगा तो मार्केट वैल्यू से कंपेयर करेंगे। ठीक है। आपको समझ में इतना बस आना चाहिए, दाम बढ़ने वाला है, किसी को लग रहा है तो फॉरवर्ड बाई करेगा, दाम बढ़ा तो प्रॉफिट, गिरा तो लॉस। ठीक। किसी को लगता है ना कि दाम घटने वाला है, गिरने वाला है, तो फॉरवर्ड सेल करेगा उस चीज का, गिरा तो प्रॉफिट, बढ़ गया दाम तो लॉस। ठीक। ये याद रखने के लिए 4 केस पढ़ा रखा है, बार बार देखोगे ऑटोमेटिकली ध्यान में आ जाएगा।
प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे जगह आप देखोगे फॉरवर्ड बाई का तो पढ़ाते, सेल का पढ़ाते ही नहीं। तो सेल का पढ़ाया नहीं तो मेन चीज ही छूट गया आपसे। क्वेश्चन नहीं पूछता वो अलग बात है, कल को तो पूछ सकता है। तो सेल में प्रॉफिट लॉस कैसे निकाले ये आपको आना चाहिए। अच्छा, प्रॉफिट लॉस जो होता है वो पीएल में जाता है, सिंपल, ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीएल। बीच में बैलेंस शीट डेट आ गया तो मार्क टू मार्केट याद रहेगा, मार्केट वैल्यू पे वैल्यू करेंगे, जो गेन लॉस होगा वो पीएल में जाएगा। चलो नेक्स्ट है डी नंबर, फॉरेन ऑपरेशन। बहुत सारी कंपनियां हैं जिनकी ऑपरेशन फॉरेन में भी होता है, ताकि ब्रांच के रूप में हो सकता है, हमारी कोई एसोसिएट कंपनी हो सकती है, ठीक, हमारी कोई सब्सिडरी कंपनी हो सकती है, समझ रहे हो, तो उसको बोलते हैं फॉरेन ऑपरेशन। अब देखो जहां पे भी फॉरेन ऑपरेशन है तो हमारी बिजनेस एक्टिविटी कुछ फॉरेन में भी हो रही है, हमारी कुछ इन्वेस्टमेंट किसी और कंपनी में फॉरेन में भी हो रखा है, ठीक। तो उनकी जो गेन लॉस है, जब हम कंसोलिडेटेड चीजें बनाते हैं तो अपनी तो दिखाते ही है सारे ट्रांजेक्शन, प्लस उनकी भी ट्रांजेक्शन को इनकॉर्पोरेट करते हैं जब इनकॉर्पोरेट करते हैं तो वहां पे आता है एक्सचेंज रेट का कंसेप्ट, ठीक। तो फॉरेन ऑपरेशन हो सकता है दो टाइप का, पहले समझेंगे। एक इंटीग्रल और दूसरा होता है नॉन इंटीग्रल। इंटीग्रल का मतलब है इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ इंडियन बिजनेस, ठीक। लिखो, ट्रांजेक्शंस आर पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग। हमारा जो इंडिया का बिजनेस है उसको रिपोर्टिंग बोलते हैं, रिपोर्टिंग या फिर इंडियन एंटिटी। इट इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ इंडियन बिजनेस। आपको ऐसा लग सकता है कि सर ये तो ब्रांच के साथ पढ़ा देते, नहीं, ब्रांच में हम दोबारा रिवीजन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं मुझे पढ़ाने में, लेकिन पढ़ना जरूरी है। एग्जाम्पल के रूप में बोले तो डिपेंडेंट फॉरेन ब्रांच, कोई फॉरेन ब्रांच है, डिपेंडेंट फॉरेन ब्रांच है। अब जरा एग्जाम्पल से समझना है यहाँ पे। मान लो कोई बिजनेस है, करेक्ट, फॉर एग्जाम्पल ये एक हल्दीराम है ना, हल्दीराम, इनके हेड ऑफिस होगा कहीं पे, मान लेते हैं दिल्ली में हल्दीराम का हेड ऑफिस है, पर इनकी जो ब्रांचेज हैं वो तो ऑल ओवर इंडिया भी है, प्लस इंडिया से बाहर में भी है, ठीक, प्लस इंडिया से बाहर में भी है। ब्रांच का काम क्या है, बिजनेस एक्टिविटी ऑपरेट करते हैं, जो भी कमाते हैं अंत में हेड ऑफिस के पास आएगा। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है तो सारे ब्रांचेस का हेड ऑफिस का जोड़ का एक कंबाइंड बनेगा, ठीक। ये जो ब्रांच है ये कुछ नहीं है, इंडियन बिजनेस का ही एक एक्सटेंशन है। ये इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं कर रहे होते, 100% ऑटोनोमी से परफॉर्म नहीं कर रहे होते, हमारा कंट्रोल होता है इनके ऊपर। ज्यादातर इंटीग्रल ऑपरेशन में आप देखोगे, इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन में आप देखोगे, ये क्या है, इंडियन बिजनेस का ही एक्सटेंशन है। ऐसा होता है कि हम लोग उनको जरूरत पे रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं, वो जो भी सेल करते हैं वापस में हमें कैश जितना भी कमाते हैं हमें प्रोवाइड कर देते हैं। इन्हें कोई पैसों की जरूरत है तो हम प्रोवाइड करते हैं ठीक, यानी कि कंपनी लोन लेके देती है। ये इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक, ये ऑटोनोमी परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं। इनको कौन कंट्रोल कर रहा होता है, जो मेन बिजनेस एंटिटी है इंडिया में पर एक होता है नॉन इंटीग्रल। नॉन इंटीग्रल का मतलब होता है इनकी जो ट्रांजेक्शन है ना वो इंडिपेंडेंट होता है,
वो कोई इंडियन एंटिटी का पार्ट नहीं माना जाता है। ट्रांजेक्शन आर नॉट पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। एग्जाम्पल जरा इनका देखें क्या, जैसे कि हो गया सब्सिडी, सब्सिडी बोल रहा हूं, सब्सिडरी कंपनी, जैसे कि हो गया एसोसिएट कंपनी, ठीक, जैसे कि हो गया सब्सिडरी कंपनी, जैसे कि हो गया एसोसिएट कंपनी। बताओ, मान लो हमारी कोई एसोसिएट कंपनी है, ठीक, फॉरेन में अब फॉरेन में एसोसिएट कंपनी है, कल को जब मैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा तो एक कंसोलिडेटेड बनाऊंगा तो इनका भी कंसोलिडेशन करूंगा, लेकिन ये क्या एंटिटी को मैं कंट्रोल करता हूं, वो डेफिनेशन वाइज नहीं बोलते हैं। इनकी ट्रांजेक्शन क्या ये अपने लेवल पे परफॉर्म करते होंगे, हाँ ये हमसे इंडिपेंडेंट है, ठीक, सब्सटेंशियल ऑटोनॉमी से परफॉर्म करते हैं अपनी ट्रांजेक्शन, सब्सटेंशियल ऑटोनॉमी से, ठीक है। इसका मतलब है, क्या कह रहा हूं मैं, कि जो नॉन इंटीग्रल होगा वो अपनी एक्टिविटी कैसे परफॉर्म करेगा, सब्सटेंशियल ऑटोनॉमी से, ठीक है। वो जैसे कि मान लो मटेरियल खरीदना हो अपने लेवल पे खरीदेगा, उसको इसकी इजाजत की जरूरत नहीं है, ठीक। सेल करना हो अपने लेवल पे कस्टमर डिसाइड करेगा, बोरोइंग करना हो, कैश फ्लो मैनेज करना हो अपने लेवल पे करेगा। हाँ, इसकी जो अर्निंग है उसमें इसका हिस्सा है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन ये जो है ये इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक। तो ये इंडिकेशन है कि ये क्या है, नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है, ठीक। हमारा फॉरेन ऑपरेशन हो सकता है, एक हो सकता है इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब जिसको हम गाइड कर रहे होते हैं, जो हमारे ही बिजनेस का एक्सटेंशन है, जिसकी ट्रांजेक्शन हमारे बिजनेस का पार्ट है, हमारे बिहाफ पे सेल परचेज कर रहा है, दैट्स इट, ठीक। उसे मटेरियल की जरूरत पड़ती है, हम भेजते हैं, ठीक, सेल करता है, जो भी कैश फ्लो जनरेट होता है हमें भेजता है, पैसों की जरूरत पड़ती है, हम फंड अरेंज करके प्रोवाइड करते हैं। एक होता है नॉन इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल में क्या होता है, वो सब्सटेंशियल ऑटोनॉमी से परफॉर्म कर रहा होता है, अपने लेवल पे सब चीज करता है, ठीक। मटेरियल मुझसे भी खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बाहर से भी अरेंज करता है, ठीक। कस्टमर वो तय करता है उसको कहाँ पे सेल करना है, फंड अरेंजमेंट वो खुद से कर रहा होता है, फंड अरेंजमेंट, ठीक। कुछ इंडिकेशन है नॉन इंटीग्रल का, ये हम पढ़ेंगे ब्रांच अकाउंट में, अभी जरूरत नहीं है, ठीक। जब इनकी ट्रायल बैलेंस को हम कन्वर्ट करते हैं इंडियन करेंसी में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेट करने के लिए, तो रेट क्या हमारे पास रूल क्या है कन्वर्जन का, ये ध्यान देने वाली बात है। रूल फॉर कन्वर्जन ऑफ बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ठीक। चलो सबसे पहले अगर मोनेटरी आइटम है तो क्लोजिंग रेट, ये है इंटीग्रल, ये है नॉन इंटीग्रल, क्लोजिंग रेट पे वैल्यू करेंगे। मोनेटरी आइटम का डेफिनेशन कल ही पढ़ाया था, कोई भी एसेट या लायबिलिटी जो रिसीवेबल पेबल कैसा हो, फिक्स एंड डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ मनी, ठीक। यहां पे भी क्लोजिंग रेट से ही होता है। नॉन मोनेटरी आइटम जैसे कि फिक्स एसेट वगैरह हो गया, यहां पे एक्चुअल रेट, जिस रेट पे जिस ट्रांजेक्शन जिस डेट पे हुआ था, जिस रेट पे रिकॉर्ड किया था उसी रेट पे कैरी करते हैं। एट कॉस्ट पढ़ाया था आपको, यहाँ पे ये भी क्लोजिंग रेट से, यानी कि अगर बच्चे नॉन इंटीग्रल है ठीक, तो क्लोजिंग रेट पे वैल्यू करते हैं, चाहे मोनेटरी हो या नॉन मोनेटरी। इनकम या एक्सपेंस,
जितने भी इनकम एक्सपेंस है, लॉजिक तो ये कहता है एक्चुअल रेट पे करिए। अब बताओ, रोज कितने बार परचेज होता है, रोज कितने बार सेल होता है, रोज कितना एक्सपेंस होता है, सबको एक्चुअल रेट पे करते रहेंगे। हर एक दिन का रेट अलग है, तो कितना कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो एएस हमें छूट देता है, कहता है एवरेज रेट पे कर लो, ऑन एन एवरेज जो साल का रेट है उस पे कर लो। ना दिया हो एवरेज रेट तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 एवरेज। ठीक, यहाँ पे वही एक्चुअल रेट या एवरेज रेट। नेक्स्ट, इन्वेंट्रीज देखना जरा। इसमें एक होता है ओपनिंग स्टॉक। बताओ, ओपनिंग स्टॉक साल के शुरू का है, ठीक, मानते हैं ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, पिछले साल का क्लोजिंग। तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि जब का स्टॉक है ना उसी टाइम बाई हुआ होगा, तो उसी दिन के रेट से कन्वर्ट करनी चाहिए। तो ओपनिंग स्टॉक को ओपनिंग रेट से कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक फिर सर, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या हुआ, ये क्लोजिंग स्टॉक का मतलब सर अंत में जो स्टॉक पड़ा है। मानते हैं बाई कब हुआ है, अंत वाले डेट के टाइम में, ठीक, तो क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट करेंगे। इधर सेम सेम लिख दूं। चलो, एक इंपॉर्टेंट बात है, डेप्रीसिएशन। सर जिस रेट पे एसेट कन्वर्ट हुआ है, रेट यूज्ड फॉर पीपीई। क्यों सर, पता है नॉन मॉनेटरी आइटम में एसेट आता है, ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। इसमें अगर एक्चुअल रेट से कन्वर्ट हुआ है तो डेप्सन भी एक्चुअल रेट से ही कन्वर्ट होगा। इसमें क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट हुआ है तो डेप्रिसिएशन भी क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट होगा, ठीक है। यहां पे भी सेम। चलो नेक्स्ट, अगर कुछ बैलेंसेज है मान लेते हैं, एक और लास्ट लिख लो, बैलेंसेज। बैलेंसेज का मतलब सर हेड ऑफिस के बुक में ब्रांच का अकाउंट, अब ब्रांच के बुक में हेड ऑफिस का अकाउंट हो गया। गुड्स अगर हेड ऑफिस कई बार ब्रांच को भेजता है ना, तो जो गुड्स सेंड अकाउंट में जो बैलेंस है, सर कई बार ब्रांच जो है हेड ऑफिस को कैश सेंड करता है, ये बैलेंस है। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ये गिवन होगा, ठीक, ये आपको दिया रहेगा बैलेंसेस। इधर भी सेम, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, दिया रहेगा, ठीक है। ये रहा। कहने का मतलब है हमें ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करने के लिए रूल पता होनी चाहिए। यहाँ पे सब चीज सेम है, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल में सिर्फ एक चीज फर्क था, क्या बताओ फटाफट से। सर नॉन मोनेटरी आइटम, यहाँ एक्चुअल रेट था, यहाँ क्लोजिंग रेट था। नहीं तो ओपनिंग ओपनिंग रेट पे दोनों में, क्लोजिंग स्टॉक रेट पे, मोनेटरी आइटम दोनों में क्लोजिंग रेट पे, ठीक। डेप्रिसिएशन जिस रेट पे एसेट को कन्वर्ट किया उसी रेट पे डेप्रिसिएशन भी होगा उसका, ठीक। अगर बैलेंसेज है तो सर ये कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ये दिया रहेगा। लास्ट में एक लाइन और लिख लो, ट्रीटमेंट। मिटाओ चलो इसे, एक लाइन और लिखो, ये दोबारा लिखवाऊंगा ब्रांच में, ठीक है, ब्रांच शुरू करने वाला हूं। ट्रीटमेंट, जो भी एक्सचेंज डिफरेंस आएगा ना ट्रायल बैलेंस में, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएल में एज इनकम एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर लेंगे। चलो यहाँ पे, ठीक, ये तो नॉन इंटीग्रल है। तो यहाँ पे जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा,
ट्रांसफर टू फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट। ठीक, ये बैलेंस शीट में पड़ा रहता है कब तक? अंटिल डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मान लो हमारी एसोसिएट कंपनी है, ठीक, उसकी ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट किया, ये अकाउंट में पड़ा हुआ है बैलेंस डिफरेंस, बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा। जिस दिन हमने वो इन्वेस्टमेंट बेच दी, जिस दिन वो फॉरेन ऑपरेशन में जो हमारी इन्वेस्टमेंट थी बेच दी, अब वो फॉरेन ऑपरेशन तो हमारा रहा नहीं, तो ये क्या करेंगे? तब पीएल में ट्रांसफर करेंगे, तब तक ये एक्सचेंज डिफरेंस इसी में रहेगा, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व अकाउंट। समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, ये रहा। अ बिजनेस हैविंग हेड ऑफिस इन कोलकाता हैव ब्रांच इन यूके। हेड ऑफिस कहाँ है? कोलकाता में, ब्रांच कहाँ है? यूके में। ठीक, फ्लोइंग ट्रायल बैलेंस इज गिवन, ट्रायल बैलेंस दिया, यहां बताया ही नहीं कि जो ब्रांच है ये इंटीग्रल है या नॉन इंटीग्रल। क्या ब्रांच सर इंटीग्रल हो सकता है? बिल्कुल, कि हमारे बिजनेस का एक्सटेंशन है, सब चीज हम कंट्रोल करते हैं। ठीक, फुल फ्रीडम है नहीं उसे। नॉन इंटीग्रल हो सकता है? बिल्कुल सर, ब्रांच नॉन इंटीग्रल भी हो सकता है, कि पूरी ऑटोनोमी से अपना परफॉर्म कर रहा है एक्टिविटी, और जो भी कमाता है अंत में हमें तो मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कुछ ना बोले तो हमेशा इंटीग्रल मानना है, एजम्पशन ले लेना कि ब्रांच है तो इंटीग्रल होगा। चलो बताओ, अब यूके में है तो पाउंड में ये दे रखा है, हमें अगर रुपी में कन्वर्ट करना होगा तो कन्वर्जन रूल लगाना पड़ेगा। इंटीग्रल है, बताओ। मशीन, मशीन सर नॉन मोनेटरी आइटम होता है, आपने पढ़ा रखा है। ये पीपीई है, किस रेट से कन्वर्ट होगा? एक्चुअल रेट, जिस रेट से मशीन बाई हुआ था। कब बाई हुआ था? 14x1, 14x1 का रेट है 61, साल के शुरुआत का रेट है 63, साल के अंत का रेट है 67। तो एवरेज तो दिया नहीं, एवरेज रेट कैसे निकलेगा? इनकम एक्सपेंस को तो एवरेज रेट में दिखानी पड़ेगी। सर 63 और 67 दोनों का एवरेज 65 आएगा। चलो, तो ये तो सर 61 के रेट से कन्वर्ट होगा। डेटर मोनेटरी आइटम है, क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट होता है 67 के रेट से। ओपनिंग स्टॉक क्या मानते हैं? ओपनिंग स्टॉक उसी पीरियड में खरीदाया होगा, पिछले साल का क्लोजिंग इस बार का ओपनिंग है ना, तो क्लोजिंग वाले दिन खरीदाया होगा। ठीक, तो ओपनिंग रेट से वैल्यू करेंगे 63 के रेट से। गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ डेबिट में तो है, पर इंडियन में जब बनाएंगे ट्रायल बैलेंस तो डेबिट साइड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ये अमाउंट में रुपीज में दिया हुआ है, यही मैंने लिखा है कि बैलेंसेस को कन्वर्ट नहीं करना, ये दिया रहेगा। चलो, सेल परचेज वेजेस सैलरी, पता है ये इनकम एक्सपेंस है, किस रेट से कन्वर्ट करना है? सेल परचेज वेजेस सैलरी, ये चारों को एवरेज रेट से, दैट इज 65 के रेट से। कैश, कैश मोनेटरी आइटम है, ठीक, क्लोजिंग रेट से कन्वर्ट करोगे। रेमिटांस टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को ब्रांच ने भेजा, कोई दिक्कत नहीं, हेड ऑफिस के बुक में जितना अमाउंट दिख रहा है इतना डेबिट में डालेंगे, तो ये गिवन है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। हेड ऑफिस अकाउंट, ब्रांच के बुक में हेड ऑफिस अकाउंट इतने से क्रेडिट है, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, ये दे रखा है तो ये डाल देंगे। क्रेडिटर मोनेटरी आइटम है सर, मोनेटरी आइटम, मोनेटरी आइटम की वैल्यूएशन होती है क्लोजिंग रेट से, इतने से तो बैलेंस शीट बना लोगे। ठीक, अब जब बैलेंस शीट कन्वर्ट कर लोगे तो कुछ एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होगा। ठीक, एक्सचेंज डिफरेंस अराइज हुआ, ये तो क्या है? यूके में, और ये कन्वर्ट करा हुआ, देखो एक्सचेंज डिफरेंस अराइज हो रहा है, इंटीग्रल है, तो ये एक्सचेंज डिफरेंस कहाँ जाएगा? पीएल में। नॉन इंटीग्रल मानते तो ये एक्सचेंज डिफरेंस को कहाँ भेजते? फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व, और ये बैलेंस शीट में दिखता।
चलो इससे तो ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया। ट्रायल बैलेंस के बाहर भी एक दो खर्चे हैं, हमें अभी ट्रायल बैलेंस के लिए जरूरत नहीं है, पर पीएल बनाते तो इनको भी डालना पड़ता है। क्लोजिंग स्टॉक, पता है क्लोजिंग रेट पे वैल्यू होती है, डेप्रिसिएशन जिस रेट पे सर एसेट निकाला है ना उसी रेट पे वैल्यू होगा। बताओ एसेट क्या था, मोनेटरी नॉन मोनेटरी आइटम था 61 के रेट से एक्चुअल रेट, तो डेप्रिसिएशन 10% है, कितना एसेट 5000 सर 5000 इंटू 10%, तो ये तो डेप्सन आ गया पाउंड में, इंटू 61 के रेट से। सर क्यों डेप्रिसिएशन को 61 से रेट से वैल्यू किया, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है आपको डेप्सन किस रेट से, रेट यूज्ड फॉर एसेट। अच्छा सर अगर ये इंटीग्रल होता तो ये तो क्लोजिंग रेट से वैल्यू हुआ होता, इंटीग्रल होता तो मोनेटरी आइटम भी क्लोजिंग रेट से वैल्यू होता है। उस केस में सॉरी नॉन इंटीग्रल होता, नॉन इंटीग्रल होता तो क्लोजिंग रेट से वैल्यू करे होते। उस केस में जब डेप्रिसिएशन निकालते तो इसको भी एसेट किस रेट से वैल्यू आया क्लोजिंग, इसको भी क्लोजिंग रेट से वैल्यू करना पड़ता, ये कहने का मतलब है। ठीक, तो मैंने सिर्फ क्या पढ़ाया आपको, कन्वर्जन रूल। क्या पीएल पढ़ा रहा हूं यहां पे, नहीं, तो एक नोट डाल देंगे, वी विल कवर ओनली कन्वर्जन रूल इन AS11। AS11 में सिर्फ हम कन्वर्जन रूल कवर कर रहे हैं, एंड जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट है ना, ये कहां कवर्ड होगा, ब्रांच अकाउंट में, विल बी कवर्ड इन ब्रांच अकाउंट। अब होगा क्या, ये कन्वर्जन रूल तो आपने पढ़ लिया, ये सेम रहेगा, ठीक, कन्वर्जन रूल सेम रहेगा, ठीक है। बस वहां पे क्या पढ़ेंगे, पीएल बनाना भी सीखेंगे और बैलेंस शीट बनाना भी सीखेंगे अपने ब्रांच को इनकॉर्पोरेट करके, ठीक। यहां पे आएगा इस एएस से क्वेश्चन, तो बस कन्वर्जन रूल के ऊपर पूछेगा याद रखना है, ठीक है। चलो एएस खत्म हुआ 11। नेक्स्ट जरा कमेंट करना फटाफट से क्या हमें पढ़ाना चाहिए, ठीक। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, ख्याल रखो पढ़ाई करते रहो, ठीक है। इस पे ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, जितना एएस हमने डिटेल में डिस्कस किया मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। मैंने आपको बोला ना फॉरवर्ड सेल चाहे हेजिंग में हो या स्पेकुलेशन में, ये कवर्ड नहीं करते लोग, लेकिन मैंने ये भी आपको पढ़ाया, ठीक है। एक बार रिकैप कर लूं सर, फॉरवर्ड में एक था हेजिंग, हेजिंग में आपने बोला था कि जो भी प्रीमियम या डिस्काउंट होगा ओवर द पीरियड रिकॉग्नाइज करते हैं, बाई करते टाइम प्रीमियम लॉस है, डिस्काउंट गेन है। स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन में आपने पढ़ाया फॉरवर्ड का जो बाई रेट है, फॉरवर्ड का जो सेल रेट है, इनका डिफरेंस पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाते हैं, ठीक। अगर फॉरवर्ड बाई किया है, दाम बढ़ा तो प्रॉफिट आएगा, दाम गिरा तो लॉस। फॉरवर्ड सेल किया है, जिसका क्वेश्चन पूछा नहीं है, बाई चांस पूछ सकता है, तो दाम गिरा रहेगा तो प्रॉफिट आएगा, दाम बढ़ा रहेगा तो लॉस। लॉजिक मैंने समझा दिया था, केस 1 केस 2 केस 3 केस 4 करके। सर अगर बीच में बैलेंस शीट डेट आए तो इसमें क्या था, उतने पीरियड का प्रीमियम लॉस इस पीरियड में रिकॉग्नाइज करेंगे, आगे का अगले पीरियड में। इसमें क्या है, मार्क टू मार्केट करनी पड़ेगी, यानी कि मार्केट वैल्यू पे वैल्यू, और आज का जो फॉरवर्ड रेट है और मार्केट वैल्यू, इनका जो डिफरेंस है इस साल के पीएल में जाएगा, और ये जो मार्केट रेट है और फॉरवर्ड जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है सेटलमेंट वाले डेट, इस दिन का जो डिफरेंस है ये अगले साल के पीएल में जाएगा। फिर आए फॉरेन ऑपरेशन पे, ये होते हैं एक इंटीग्रल जो कुछ नहीं है, हमारे इंडियन ही बिजनेस का एक्सटेंशन है, ठीक। दूसरा नॉन इंटीग्रल, ये क्या इंडियन बिजनेस का एक्सटेंशन है, नहीं सर, ये सब्सटेंशियल ऑटोनोमी से परफॉर्म करता है अपनी एक्टिविटीज, इसके पास वो अधिकार है कि खुद तय करता है अपनी बिजनेस एक्टिविटी, ये हमसे भी मटेरियल ले सकता है,
बाहर से भी खरीद सकता है, इसकी मर्जी। पर इसके साथ जनरली क्या होता है, हम मटेरियल सप्लाई करते हैं, वही ये बेचता है आगे। ठीक। दूसरा, सर इंटीग्रल में ज्यादातर क्या देखा जाता है कि इसको फंड की जरूरत है तो वहीं पे अरेंज कर लेगा विदेश में, वहां की लोकल करेंसी में। इसको फंड की जरूरत है तो हम प्रोवाइड करते हैं, हम यहां से भेजते हैं। समझ में आया क्या? कन्वर्जन रूल क्या है ट्रायल बैलेंस का? मोनेटरी आइटम दोनों में ही क्लोजिंग रेट से, नॉन मोनेटरी आइटम इसमें क्लोजिंग, इसमें एक्चुअल रेट से। जिस रेट से कोई पीपी कन्वर्ट हुआ है उसी रेट से उसका डेप्रिसिएशन भी कन्वर्ट होगा, सिंपल। इनकम एक्सपेंस वैसे तो रूल है एक्चुअल रेट से, पर थ्रू आउट द पीरियड इनकम एक्सपेंस हुआ होता है तो कितना एक्चुअल रेट लगाएंगे, तो एवरेज रेट ले लेते हैं। एवरेज रेट ना दिया हो तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2 करके ले सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग रेट से, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग रेट से। बैलेंसेज हेड ऑफिस के बुक में, ब्रांच के बुक में हेड ऑफिस का अकाउंट, ब्रांच ने इतना कैश भेजा, ये सारे जो बैलेंसेस दिया होता है ना, ये इंडियन करेंसी में ऑलरेडी दिया रहेगा ब्रैकेट में, तो आपको इंडियन करेंसी में जो अमाउंट दिया है वही लिखना है, कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इसमें ट्रायल बैलेंस बैलेंस करते टाइम अगर कोई डिफरेंस आता है, एक्सचेंज डिफरेंस, तो पीएल में भेजते हैं, ये हमारा ही तो बिजनेस है। ठीक, तो एक्सचेंज डिफरेंस को हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। इसमें एक्सचेंज डिफरेंस फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व में भेजते हैं। ये इसमें पड़ा रहता है, एक्सचेंज डिफरेंस हर एक साल जो होता है एडलेस होते रहता है, इसी अकाउंट में रहता है। कब तक? जब तक ये नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन का जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसमें बेच ना दे। क्या सर कभी इन्वेस्टमेंट को डिस्पोज अप कर दिया, सेल कर दिया, तो ये जो पड़ा है ना इसको पीएल में तब रिकॉग्नाइज करेंगे उस साल। सर इंटीग्रल का एक एग्जांपल दो, डिपेंडेंट फॉरेन ब्रांच। फॉरेन में ब्रांच तो है, डिपेंडेंट फॉरेन ब्रांच। ठीक है। सर नॉन इंटीग्रल का एक एग्जांपल दो, जैसे कि हमारी एसोसिएट कंपनी, हमारी कोई सब्सिडरी कंपनी है तो हमारा स्टेक इन्वेस्टमेंट। ठीक, लेकिन वो अपनी एक्टिविटी सब्सटेंशियल ऑटोनॉमी से परफॉर्म करते हैं। ठीक, उनके पास अधिकार होता है सब चीज तय करने का। हो सकता है थोड़ा बहुत मैं कंट्रोल करता हूं, थोड़ा बहुत उनकी एक्टिविटी मैं तय करता हूं, पर ज्यादातर एक्टिविटी वो अपने लेवल पे इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करते हैं। ठीक है। सर हमने ट्रायल बैलेंस तो ठीक है बना लेंगे, जो दिया है उसी को तो कन्वर्ट करके लिखना है डेबिट क्रेडिट में। क्या पीएल एंड बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड, ये हम पढ़ेंगे ब्रांच चैप्टर में, सिंपल। चलो एंड अप करता हूं। मजा अगर आया तो एक लाइक तो बनता है, और कोई डाउट है तो कमेंट तो बनता ही बनता है। ठीक है, चलिए मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो, समय है नहीं, एक बार पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि मजा आ जाए। ठीक है, चलो।